हेलो बच्चों, मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। पिछली क्लास में हमने ग्राफ कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। हिंदी में कहते हैं इसको अवकलन। अवकलन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मैथमेटिकल टूल है फिजिक्स के लिए, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में बहुत इन नंबर ऑफ टाइम्स यूज होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स यूज होगा। अब काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में, वर्क एनर्जी पावर में, रोटेशन में बिना डिफरेंशिएशन के आप सवाल कर ही नहीं सकते। सवाल तो तब करोगे ना जब कंसेप्ट समझोगे, और कंसेप्ट बिना डिफरेंशिएशन के नहीं समझ सकते आप। समझ में आया? तो ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कंसेप्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ साथ कंसेप्ट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, राइट? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो हम अवकलन क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन अवकलन पढ़ने से पहले हमें यह सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब तक अवकलन नहीं था, किसी ने इन्वेंट किया होगा, जब तक अवकलन नहीं था तो मैथ नहीं था क्या, फिजिक्स नहीं था क्या? जब फिजिक्स, मेरी बात सुन, अगर फिजिक्स अवकलन पे इतना डिपेंडेंट है तो क्या अवकलन के आने से पहले फिजिक्स नहीं था? अवकलन के आने के बाद ही फिजिक्स आया क्या? नहीं, अवकलन से पहले ही फिजिक्स था। तो अवकलन की इतनी की जरूरत क्यों पड़ी? अवकलन ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो जिसकी यूज फिजिक्स में इतना ज्यादा है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी के भी दिमाग में ऐसा कहां से क्लू आया कि अवकलन जैसी चीज उसने डिफाइन कर दी, या उसको मैथमेटिक्स में क्या दिक्कत हो रहा था, क्या डिफिकल्टीज थी जो बिना अवकलन के सॉल्व नहीं हो सकता, उसको अवकलन डिफाइन करना पड़ा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है, आपको फील दिला देता हूं अवकलन डिफाइन क्यों करा गया, बिना अवकलन के फिजिक्स में क्या अधूरापन था जो अवकलन आने से वो पूरा हो गया। आपको समझाता हूं मैं। देखो, एक सवाल से शुरू करते हैं। यदि y x का फलन है, ये ब्रैकेट में x लिखने का मतलब ये नहीं है कि y इंटू एक्स लिखा हुआ है। ब्रैकेट में x लिखने का मतलब है कि y x पे निर्भर कर रहा है। मतलब कि y जो है वो निर्भर भौतिक राशि है। y कैसा है? निर्भर भौतिक राशि। और ये किस पे निर्भर कर रहा है? x पे। ये किस पे निर्भर कर रहा है? x पे। x कैसा है? स्वतंत्र भौतिक राशि। x किसके बदलने से बदलेगा? x खुद में ही बदलता है। x किसी पे निर्भर नहीं करता, x स्वतंत्र है। लेकिन y निर्भर कर रहा है x पे। इसलिए फॉर्मूला किसका है? x का कि y का? फॉर्मूला किसका है? y का फॉर्मूला है। भाई साहब, ये y निर्भर कर रहा है x पे। किस तरीके से? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। x का अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग आएगा। x के एक फिक्स वैल्यू पे y एक फिक्स आएगा। y किस पे निर्भर कर रहा है? x पे। y निर्भर भौतिक राशि और x स्वतंत्र है। क्लियर है? छोटी छोटी बातें समझिए। अब आगे देखो, तो पूछ क्या रहा है मेरे से? y में परिवर्तन बताओ। तो y में परिवर्तन मतलब डेल्टा y। डेल्टा y मतलब बेटा अंतिम y माइनस प्रारंभिक y। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। मतलब 2y की वैल्यू आएगी। लेकिन 2y की वैल्यू आएगी कब? क्योंकि y तो x पे निर्भर कर रहा है। तो एक x रखोगे तो एक y आएगा, फिर दूसरा कोई x रखोगे तभी तो दूसरा y आएगा। हवा में y थोड़ी ना आता है। जैसे रन किस पे निर्भर करता है? ओवर पर। तो मान लो 5 ओवर में 20 रन, तो बस 5 ओवर में 20 रन है। अब कोई दूसरा रन तभी बनेगा, या कोई दूसरा रन का वैल्यू तभी होगा जब और कुछ ओवर बढ़ेगा। मान लो 10 ओवर हो गया और 10 ओवर में कुल है 60 रन। तो बताओ रन में कितना परिवर्तन हुआ? 60 माइनस 20 40। और अगला ओवर में कितना परिवर्तन हुआ? 5। तो देखो, रन का 2 वैल्यू तभी मिलेगा जब 2 ओवर का अलग अलग वैल्यू बताओगे। कि एक ही ओवर के वैल्यू पे, कि 5 ओवर में 2 रन हो सकते हैं, 20 रन और 60 रन। अरे 5 ओवर में या तो 20 होगा नहीं तो 60 रन होगा। तो बात समझिएगा प्लीज। तो अपने को क्या निकालना है? y में परिवर्तन। तो डेल्टा y हो गया। जब x कुछ x1 से x2 तक, मतलब फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक परिवर्तित हो रहा है x के सापेक्ष, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x पूछ रहा है आपसे। इसको लिख सकता हूं मैं फाइनल x माइनस इनिशियल x। ये y में परिवर्तन हो गया x के सापेक्ष जब x कुछ इनिशियल से फाइनल तक परिवर्तित होता है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में 2x दिया हुआ है, इनिशियल x दिया हुआ है 1 और फाइनल x दिया हुआ है 3। तो यहां पे पुट कर दो 3 माइनस 1। x का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया होता, तुमने पुट कर दिया। अब y फाइनल, y इनिशियल कहां से लाओगे? तो बेटा y फाइनल तभी आएगा जब x की वैल्यू यहां पे 3 रखोगे, क्योंकि y किसका फलन है? x का। y x पे निर्भर कर रहा है, तो x का मान y के फलन में पुट करोगे, y के फॉर्मूले में पुट करोगे तब एक y आएगा। तो यहां पे सबसे पहले इनिशियल y निकालना चाहते हो तो इसमें 1 पुट करो। तो यहां देखो 1 का होल स्क्वायर 1, 4 गुना 1 4, 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा, क्या बनेगा? 3। तो प्रारंभिक y आ गया 3। और अंतिम y कैसे निकालोगे? तो अंतिम x रखो। अंतिम x रखोगे तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9।
और 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 12, 12 और 9 21, और 21 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 19, तो ये हो जाएगा बेटा 19, 19 में से 3 जाएगा तो ये होगा 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। तो जब x में 1 से 3 तक परिवर्तन हुआ है, x की वैल्यू 1 से 3 तक परिवर्तित हुआ है, तो y 3 से 19 तक परिवर्तित हो गया। तो टोटल y में परिवर्तन आया 16 और x में परिवर्तन आया 2, तो ये हो गया आपका जवाब 8। क्या आपको ये समझ आया? ठीक है, इसमें कोई अवकलन की कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं y में परिवर्तन बताएं, इसी फंक्शन के लिए, ये सवाल का दूसरा हिस्सा हो गया मान लो, और ये सवाल का पहला हिस्सा मान लो, इसको दूसरे उससे लिख देता हूं मैं, ऐसे मान लेना बेटा, ये सवाल का पहला हिस्सा है और उसी सवाल का दूसरा हिस्सा है। यदि y बराबर दिस, तो y में परिवर्तन बताएं जब x 1 से 3 तक परिवर्तित होता है। और सवाल का दूसरा हिस्सा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, तो y में परिवर्तन बताएं जब x बराबर 2 है। y में परिवर्तन बताइए जब x बराबर 2 है। तो y में परिवर्तन तो होता है, वही फॉर्मूला है, y में परिवर्तन का फॉर्मूला तो अपन पहले से जानते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y मतलब y का 2 वैल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा x मतलब x का 2 वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन पहले सवाल और दूसरे सवाल में एक बड़ा फर्क है। पहला सवाल है कि y में परिवर्तन बताएं जब x परिवर्तित हो रहा है। देखो, अगर x की फिक्स वैल्यू है, x की कोई नियत मान है, तो x क्या एक मान पे y का एक ही मान आएगा, और एक मान में परिवर्तन नहीं निकल सकता। परिवर्तन का मतलब है अंतर, परिवर्तन का मतलब है प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, y2 माइनस y1 है, दो वैल्यू होगा तभी तो परिवर्तन निकलेगा ना यार। एक वैल्यू में परिवर्तन कैसे निकल जाएगा? तो y तभी परिवर्तित होगा जब x का एक मान होगा कि दो मान होगा, क्योंकि x का एक मान पे एक y आएगा, x के दो मान पे दो y आएगा। x का दो मान होगा तभी y का दो मान आएगा, तभी डेल्टा y भी डेल्टा x निकलेगा। तो यहां पे कह रहा था y में परिवर्तन बताओ जब x 1 से 3 तक परिवर्तित हुआ है, तो बड़ा आसान था, आंसर आ गया। लेकिन अब कह रहा है कि y में परिवर्तन बताइए जब x 2 है। एग्जैक्टली x बराबर 2 पे y में परिवर्तन पूछना है मेरे से, कैसे निकाल लूं यार? x के एक मान पे x 2 है, तो x के एक मान पे y तो एक ही आएगा ना भाई, और एक मान में परिवर्तन कैसे निकलेगा? अब थोड़ा सा महसूस करो, 2 मिनट इस सवाल को पढ़ो यहां तक और इस सवाल को पढ़ो यहां तक, तुम्हें महसूस होगा ये सवाल ही गलत है। आराम से समझने की कोशिश करो। बताओ कितने लोगों को लग गया कि ये सवाल गलत है? नहीं लग रहा तो एक बार सवाल बोलो, फिर से मैं बताता हूं। y x का फलन है दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 दिया हुआ है, तो y में परिवर्तन बताए, बिल्कुल y में परिवर्तन बताए जब x 1 से लेकर 3 तक परिवर्तित हो रहा है। जब x का एक मान रखेंगे तो y का एक मान आएगा, जब x का अंतिम मान रखेंगे तो y का अंतिम मान आएगा। तो y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, ये कन्वेंशनल तरीका है परिवर्तन का निकालने का। अब कह रहे y में परिवर्तन बताओ जब x बराबर 2 है, एक सिंगल x के वैल्यू पे एक सिंगल y आएगा, वहां से परिवर्तन निकालना संभव नहीं है। यही वो बात है, यही वो दिक्कत है जो पूरे डिफरेंशिएशन को जन्म देता है। यहां पे साइंटिस्ट सोचता है कि यार जैसे जैसे x धीरे धीरे बदलेगा तो y तो बदल ही रहा है, तो y में जो x के सापेक्ष परिवर्तन का दर है उसको कैसे निकाला जाए? क्योंकि अगर x का 2 मान आएगा, देखो ये औसत परिवर्तन है, x का एक मान से लेकर दूसरे मान तक परिवर्तित हो रहा है, तो y का भी एक मान से दूसरे मान तक 1 से 2 मान मिलेगा, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे, लेकिन x के एक ही मान पे y एक ही आएगा, और जब अगर y एक आया तो आप निकाल ही नहीं सकते। ये तो सवाल कंसेप्ट गलत हो गया। अब इसी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट ने डिफरेंशिएशन नाम का एक टूल दिया। उसने बोला कि मैं तुम्हें x के एक फिक्स वैल्यू पे y में परिवर्तन का दर निकाल के दे दूंगा x के सापेक्ष, तुम एक ही वैल्यू दो तो भी मैं y में परिवर्तन का दर, एक y में परिवर्तन कितना होगा उस x के एक मान पे, वो मैं निकाल के दे दूंगा। अब बेटा ये मैंने कन्वेंशनल तरीका, बड़े चेंज और ये
y में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष, ये मैंने तुम्हें 2 बार इसलिए समझाया है कि तुम ये महसूस कर सको कि डिफरेंशिएशन एक बहुत आसान सा गणित है। ये डिफरेंशिएशन एक आम बात है कि डिफरेंशिएशन बहुत खास बात है। ईमानदारी से सोच के बताओ, डिफरेंशिएशन एक आम बात है कि बहुत खास बात है? जो काम आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से परिवर्तन से नहीं कर सकते थे, डेल्टा वाई अंतिम y माइनस प्रारंभिक y बटा अंतिम x माइनस प्रारंभिक x के कंसेप्ट से नहीं कर पा रहे थे, जो पुरानी मैथमेटिक्स थी वो सॉल्व करके नहीं दे पा रहा था, ये बहुत बड़ी बात है कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा क्या है, डिफरेंशिएशन बाद में बताऊंगा, लेकिन डिफरेंशिएशन क्यों आया, उसका यूज क्या था वो बता रहा हूं अभी मैं। और देखिए कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जब तक x का 2 मान नहीं आता तब तक y का 2 मान नहीं आएगा, और यहां पे सिंगल x के एक मान पे y में परिवर्तन का दर निकाल दिया इसने। y में कितना परिवर्तन हो रहा था, उस x के पर्टिकुलर वैल्यू 2 पे एग्जैक्टली y में कितना परिवर्तन का दर था x के सापेक्ष, वो निकाल के दे देगा डिफरेंशिएशन। कैसे निकालेगा वो बात की बात है। देखिए कितनी बड़ी बात है डिफरेंशिएशन की, महसूस कर इस बात। क्लियर है? तो क्या तुम्हें यह समझ में आया कि पुरानी गणित क्या थी और पुरानी गणित कहां पे रुक गया, तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे रिजॉल्व करता है ना? डिफरेंशिएशन क्या का काम क्या है वो समझ में आया कि नहीं है? डिफरेंशिएशन क्या है बताऊंगा, अभी रुक जा। डिफरेंशिएशन का काम क्या है समझ में आ गया? अब आगे देख। दूसरा डिफिकल्टीज क्या था? मान लो कि मैंने ये y है और ये x है, एक ग्राफ बनाया ये। अब ये सरल रेखा तो नहीं है, अभी ग्राफ पे हमने पूरी बात करी थी, सरल रेखा तो नहीं है। इसका जो स्लोप होगा हर बिंदु पे सेम नहीं होगा। मान लो एक पॉइंट है यहां पे 1, इसका x निर्देशांक है x1, y निर्देशांक है y1, और एक पॉइंट यहां पे इसका x निर्देशांक है x2, y निर्देशांक है y2, ये पॉइंट 2 है। अब अगर मुझे स्लोप निकालना है 1 से 2 के बीच में, तो एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन ऐसा खींच दूं, ये पॉइंट 2 को कट कर रहा है और यहां पॉइंट 1 को कट कर रहा है। क्लियर है? मेरी बात सुनना। तो यहां से यहां तक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो इस पॉइंट की ऊंचाई यहां से y2 है, देखना भाई, यहां से यहां तक ही तो y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये क्या मिलेगा? डेल्टा y, जो कि कहलाएगा y2 माइनस y1, और यहां से यहां तक जो मिलेगा वो कहलाएगा x2 माइनस x1। क्या कहलाएगा? x2 माइनस x1। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो बिंदु 1 से भी पास हो रहा है और ये बिंदु 2 से भी पास हो रहा है। ये जो यहां से x अक्ष से कोण बनाएगा वो tan थीटा बराबर क्या कहलाएगा? dy बटा dx। और आपको याद होना चाहिए dy बाई dx, tan थीटा बराबर dy बाई dx को हमने क्या बोला था? ढाल। लेकिन ये ढाल किस बिंदु का है? 1 का है या 2 का है? ये असल में औसत ढाल है। ये क्या है? औसत ढाल। 1 से बिंदु 2 तक का, ये 2 बिंदु के बीच का औसत ढाल है। कहां से कहां तक का औसत ढाल है? बिंदु 1 से लेकर के ये रहा बिंदु 1, ये रहा मैंने लिखा है, और बिंदु 2 तक का जो औसत ढाल है वो यहां से निकलेगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब क्या हर क्षण पर ढाल सेम है? नहीं, हर क्षण पर ढाल परिवर्तित है। जैसे 9वीं क्लास में आपने औसत चाल निकाला होगा, तो औसत चाल निकालने का क्या तरीका होता था? कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। लेकिन हर बिंदु पे चाल औसत चाल के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, कभी चाल कम कभी चाल ज्यादा, तो एक औसत चाल निकालते थे ना। उसी तरीके से यहां समझना कि हर बिंदु पर ढाल अलग अलग है, लेकिन 1 से 2 के बीच में जो औसत ढाल है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। औसत ढाल असल में क्या बता रहा है? तो ढाल का मतलब मैंने बताया था, y में परिवर्तन x में परिवर्तन के सापेक्ष, y में परिवर्तन डेल्टा y और x में परिवर्तन डेल्टा x। ढाल नाम बच्चा रट लेता है, उसके 4 सवाल भी कर लेता है, लेकिन ढाल और डेल्टा y डेल्टा x में उसको अंतर दिखाई देता है। क्यों कंसेप्ट नहीं समझ पाता है? बेटा ढाल बस एक नाम है। किसका नाम है? डेल्टा y बाई डेल्टा x का नाम है, y में परिवर्तन बटा x के सापेक्ष का नाम है। सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पे एक समान रहता है, लेकिन वक्र का ढाल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? औसत ढाल। क्लियर है? औसत ढाल निकाला। अब मेरी बात सुनो, मान लो ये ग्राफ इसी तरह का वही ग्राफ मैंने लिया है, ये y है बेटा और ये x है। अब मैं तुमसे बोलूं कि औसत ढाल जो 1 और 2 बिंदु का निकाला है उसको छोटा कर दो, उसको क्या कर दो? और बहुत बहुत छोटा कर दो। इंटरवल को इतना छोटा कर दो
कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है x1, x मान लो कोई पॉइंट है, x0 मान लो, चाहे x0 की वैल्यू भी मान लो 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 के क्रॉसपोंडिंग एक पॉइंट है, यहीं पे मुझे ढाल चाहिए। तो ढाल का तो मतलब होता है y में परिवर्तन बटा y में परिवर्तन x के सापेक्ष में, है ना। तो x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 पे कितना ढाल है वो बताओ। तो क्या करते थे अपन, एक सरल रेखा खींचते थे और ये सरल रेखा इस बिंदु पे स्पर्श रेखा की तरह होता था जो वक्र के साथ समानांतर था। तो इस बिंदु पे ढाल एग्जैक्टली यहाँ पे tan थीटा के बराबर होगा। तो तुम तो लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर ढाल, लेकिन इसको क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक्स है, डेल्टा एक्स जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे बोला था कि 1 से 2 के बीच में, जैसे x1 से लेके x2 तक के बीच का ढाल बताओ, तो ये औसत ढाल हो गया था x1 से लेके x2 के बीच में, x1 टू x2, अरे पॉइंट 1 से 2 तक, x की वैल्यू x1 से x2 तक, तो 2x का मान था, इसलिए 2y का मान आएगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकल जाएगा। मान लो ये सरल रेखा कितना एंगल बना रहा है वो हमें नहीं पता, हमें ना यहाँ से y2 और y1 और x2 और x1 की वैल्यू पता है। तो ढाल निकालने के लिए तो ढाल का डेफिनेशन tan थीटा भी होता है और ढाल का मान डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी होता है, क्योंकि tan थीटा ही बताता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो 1 से 2 के बीच में y में कितना परिवर्तन हुआ है x के सापेक्ष, वो इससे पता चला। अब यहाँ पे x परिवर्तित ही नहीं है, सिंपल x बराबर 2 है और मुझे यहाँ पे y में परिवर्तन का दर बताना है। बताओ कितना y हुआ है, y में जो चेंज होने का नेचर है x के सापेक्ष, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पे कितना है। तो अपन ने इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि वो इंटरवल बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल हो गया। और इन्फाइनेटली स्मॉल इंटरवल का मतलब ये है, मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। थोड़ा सा ये फिगर अजीब हो गया, मैं ढंग से बना लूंगा, चिंता मत करना, नहीं रहेगा ढंग से। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, x नॉट इज इक्वल टू 2 है ये, और इसमें चेंज और किया मैंने, लेकिन ये जो x का मान है वो है x1 मान लो इसको, सॉरी, और इसको x2 मान लो, दैट इज इक्वल टू 2.0001। अब यहां पे मान लो x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू 4 होगी, x1 की वैल्यू 5 है तो x2 की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो बहुत दूर है ना भाई। यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडिंग देखो, यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, लेकिन ये इतना पास है, इन्फाइनेटली स्मॉल गैप है इसमें। और वो इन्फाइनेटली स्मॉल को डेल्टा एक्स ना लिख के अपन dx लिखते हैं, इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज को। तो यहाँ पे देखो tan थीटा, अब ये औसत ढाल होगा या ताक्षणिक ढाल होगा, तो ये हो जाएगा बेटा ताक्षणिक ढाल। कहाँ पे, x1 पे, इसी पॉइंट पे ताक्षणिक ढाल हो गया, और वो ताक्षणिक ढाल तुम्हारा dy बाई dx होगा। कैसे dy बाई dx, तो यहां से x1 की वैल्यू होगी आपकी 2 एंड x2 की वैल्यू होगी 2.0001, 2x का मान निकला। अब चूंकि 2 से 2.0001 तक जाओगे तो तुम कह सकते हो ना कि इसको x बराबर 2 ही रख लो। मेरी बात सुनना अच्छे से, अगर यहाँ पे x1 4 है और x2 6 है तो 6 माइनस 4 तो 2 का गैप हुआ ना, लेकिन यहाँ पे x1 2 है और x2 है 2.001, तो तुम कह सकते हो ना भाई कि इसको 2 ही मान लो। इसीलिए इतना छोटा इंटरवल लिया है कि इसको डिफाइन किया, मान लो मैंने 5 और इसको डिफाइन किया 5.0001, तो 5 ही हो गया ना x की वैल्यू। तो इसीलिए ये ताक्षणिक ढाल हो गया आपका, ये क्या हो गया, ताक्षणिक ढाल। अब इस ताक्षणिक ढाल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में दिक्कत क्या थी, समझना, इस ताक्षणिक ढाल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में दिक्कत यह था कि ढाल बराबर तुमने लिखा dy बाई dx। अब इसमें तुम एक x तो रखोगे 2.001 और बटा दूसरा रखोगे -2, इनिशियल 2 है और वो है, तो 2.001 में से 2 घटाओगे, तो 2.001 में से जब 2 घटाओगे तो क्या आएगा 0.001, इतना एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आ गया। और अगर वहां पे x की वैल्यू ये रखो, ये मैथमेटिकल फंक्शन, अरे चेंज इन y बटा चेंज इन x ही तो निकालना है, तो ये रहा तुम्हारा फाइनल y माइनस इनिशियल y। इस y में ही तो x की वैल्यू रख के आप निकालते थे। अब यहाँ पे x को 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, 8 और 4 12, 12 में से 2 जाएगा 10, और फिर x2 को रखोगे 2.001, तो यहाँ रखोगे 2.001 का होल स्क्वायर, बस हो गया काम खत्म, मैथमेटिक्स कर ही नहीं पाओगे।
तो यहां पे दिक्कत क्या है समझ में आया आपको, कि जैसे ही रखोगे तुम 2 पॉइंट, एक तो 2 रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2.0001 रखोगे और उसका स्क्वायर करके बताओ तो क्या होगा, तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। मतलब कि ग्राफ के, चाहे कैसा भी ग्राफ हो, अगर उसके दो बिंदु के बीच का औसत ढाल निकालना हो तो उसका गणित सॉल्व करना बड़ा आसान है, वो होता है आपका सिंपल डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। लेकिन किसी क्षण पे, अगर किसी पॉइंट पे एग्जैक्टली एक्स के फिक्स मान पे, 2 पे या 2 नॉट 4 पे या x नॉट पे अगर आपको ढाल निकालना है तो इंटरवल इतना छोटा लेंगे अपन, उस छोटे इंटरवल का वैल्यू रख के y में कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तो फिर ताक्षणिक ढाल निकालेंगे कैसे? तो ताक्षणिक ढाल निकालने का तरीका है अवकलन। यहाँ पे क्या करेंगे, y का अवकलन कर देंगे x के साथ, और वही जो यहाँ पे परिवर्तन निकाल रहे थे, ढाल और परिवर्तन एक ही चीज होता है, y में परिवर्तन x के सापेक्ष कोई ढाल कहते हैं। तो देखो डेल्टा वाई बाई dy बाई dx, इसी को बोला था ना डिफरेंशिएशन। एक ऐसा टूल है कि y में परिवर्तन का दर निकाल देगा किसी x पर, और यहां उसी सेम बात है, लेकिन उसको ग्राफ के टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 2 पॉइंट है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना आसान है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट है, वहां पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना बहुत मुश्किल है। उसको कैसे निकालेंगे फिर dy बाई डी एक्स, छोटा इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन की मदद से। वो क्या होता है वो अभी समझेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने आपको बस सुनो बेटा, ये जरूरी था, मैंने तुम्हारा 10-15 मिनट लिया, बिल्कुल लिया, लेकिन मान लो मैं तुम्हें जिस तरीके से 99% जगह पे कोचिंग में मास्टर या डिफरेंशिएशन पढ़ाता है, तो सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखता है जो मैं अब लिखूंगा, तो क्या तुम्हें समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रट के क्या तुम्हें फील आ जाएगा डिफरेंशिएशन का? हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पाया हूं, लेकिन थोड़ा वीडियो को एक बार और देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि डिफरेंशिएशन की जरूरत फिजिक्स में क्यों पड़ी। मैं चीजें डायरेक्ट चीजें लिख के नहीं पढ़ाता, जब तक मैं तुम्हें उसे फिजिकली समझा ना दूं तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तब तक नहीं समझोगे तो संघर्ष करते रहोगे फॉर्मूला लेके, कब यूज करना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। क्या तुम्हें समझ आया कि 2x दिया हो तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग 2y निकाल के औसत परिवर्तन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये देखो औसत परिवर्तन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन किसी एक x के मान पर y में परिवर्तन निकालना मुश्किल था, जिसको डिफरेंशिएशन की मदद से निकाला जा सकता है। अब दूसरा सुनना, किसी दो बिंदु के बीच में औसत ढाल सिंपल होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन किसी एक ही एक्स पर, क्योंकि एक ही बिंदु पर ढाल अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, जिसमें dx तो बहुत चलो ठीक है, एक दो लोगे तो दूसरा ले लोगे 2.0001, लेकिन उस x को रख के y में निकालना, y का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब सिंपल गणित से dy बाई डी एक्स मतलब एक क्षण पे ढाल आप नहीं निकाल सकते। देखो ना, ये हो जाएगा तुम्हारा dx और ये हो जाएगा dy, इसको मैग्नीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तेरा dx और ये हो जाएगा तेरा देख dy, यही तो बनेगा tan थीटा। जिस तरीके से यहाँ बना था थीटा, tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, उसी तरीके से बहुत छोटा सा y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज इन x, ये रहा था। अब इसको कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है आइए समझाता हूँ। तो क्या ग्राफिकल मीनिंग भी समझ आया आपको? ग्राफ में डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज होगा? ग्राफ में डिफरेंशिएशन का यूज होगा ताक्षणिक ढाल निकालने के लिए, जहां पे आप dy बाई डी एक्स, अरे भाई ये काम तब करोगे ना जब x का 2 मान दिया हो, x का एक ही मान दिया हो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं निकलेगा ढाल, तो क्या करना पड़ेगा? तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स नहीं निकालेंगे, सिर्फ dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, मतलब y को अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, वही हो जाएगा ढाल। y का अवकलन x के सापेक्ष मतलब dy बाई डी एक्स, y परिवर्तन x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को तो ढाल कहते हैं भाई। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, इसी को ढाल बोला था, याद है? y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x में परिवर्तन के सापेक्ष। चलो तो एक काम करो, इसको पॉज करके बहुत अच्छे से लिख लो। हालांकि इसमें मैथमेटिक्स कम है, कंसेप्ट ज़्यादा है जो मैंने आपको बता दिया। एक बार और सुनना, इसको पॉज करके लिख लो और फिर इसको भी पॉज करके लिख लो और फिर आगे देखो भाई, आगे देखो, दिखाता हूँ। यह समझना, तुमने कभी प्लस पढ़ा है? प्लस, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। छोटे बच्चे जब रहे होगे चौथी पांचवी में तो नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में गए होगे, फर्स्ट क्लास में ही, तो सर ने तो नहीं पढ़ाया, मैडम पढ़ाती है छोटे बच्चों को, तो मैडम ने पढ़ाया होगा तुम्हें। मैडम ने क्या पढ़ाया होगा? जोड़ना, गुना करना, घटाना, भाग देना। ईमानदारी से बताना, क्या मैडम के पढ़ाते ही समझ आ गया था? अरे भाई तुम्हें याद कर, जोड़ घटाओ गुना भाग सीखने के लिए भी लात खाया घर में, तू कूटा है अच्छे से, रोया है, कूटा है, याद कर, खूब मार खाया तो जोड़ घटाओ सीखने में। लेकिन आज जैसे मैं कहता हूं 4
+3 बताओ तो तुम रफ्तार में कहते हो 7, लेकिन बेटा ये 4 + 3 7 तक आने में तुमने 7 साल लगा दिए, 8 साल लगा दिए इसको सीखने में। अरे भाई सीखा था ना बचपन में, 2-3 साल तो लगा ही दी होगी इसी को सीखने में। कैसे सिखाया था मैडम ने, याद करो। ऐसे सिखाया होगा, देखो बेटा ये 1 2 3 4, ये 4 और उसमें कितना जोड़ना है 3, तो ये देखो 1 2 3, अब काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 और 3 7, ऐसे ही ना। या फिर ऐसे सिखाया होगा कि 4 लाइन खींच लो, 1 2 3 4, फिर 3 लाइन और खींचो, 3 जोड़ना है तो 3, अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, अरे रे 1 2 3 4 5 लाइन हो गया था, सॉरी। आता है भाई, जोड़ घटा आता है मुझे। तो बताओ इसको सीखने में लात खाए थे। ये भी तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। कहीं मान लो यहाँ पे 5 लिखा है, -3 लिखा होता तो 2 लिख देते हो ना रफ्तार में, क्यों लिख देते हो 2 और तुरंत लिख देते हो, टाइम नहीं लगाते हो। लेकिन कहीं ऐसा हो तो तुरंत तुम 8 लिखते हो, कहीं ऐसा हो तो तुरंत तुम 4 लिखते हो। रफ्तार में तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके आने से क्या करना होता है। 2 गुना 3 हो तो तुम कितना लिखते हो भाई, 6 लिख देते हो तुम। तो तुम्हें जोड़ घटाओ गुना भाग कैसे करना होता है ये पता है। जोड़ आते ही तुम जोड़, मतलब ये साइन आते ही तुम जोड़ देते हो, ये साइन आते ही गुना करते हो। उसी तरीके से अवकलन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अवकलन, सुनना मेरी बात, अवकलन जोड़ घटाओ गुना भाग जैसा होता है। क्या जोड़ घटाओ गुना भाग करने के कुछ नियम होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो उसी तरीके से अवकलन के कुछ नियम हैं। बेटा फिर से याद दिलाता हूं, मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था, अवकलन की जरूरत क्या क्यों पड़ी थी, ग्राफ में क्यों पड़ी थी और मैथमेटिक्स में क्या दिक्कत आ रहा था। अब मैं समझाता हूं तुम्हें कि अवकलन के नियम क्या होता है करने के। तो अवकलन कुछ नया चीज नहीं है, ये एक गणित है और हम असल में गणित नहीं पढ़ रहे हैं। अवकलन बेटा जब बच्चा 10th पास करके इंजीनियरिंग की तैयारी करता है तो उसको गणित में भी अवकलन पढ़ाया जाता है, और मैं तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स में अवकलन पढ़ा रहा हूँ। तो गणित में जो अवकलन पढ़ते हैं ना, असल में वही अवकलन पढ़ते हैं। और फिजिक्स का जो अवकलन हमें पढ़ना है, असल में फिजिक्स का अवकलन मात्र इंट्रोडक्शन है अवकलन का, एक मतलब थोड़ा बेसिक है अवकलन का, और उतना ही हमें पढ़ना है जितना फिजिक्स में यूज होगा। तो बहुत बेसिक चीज पढ़ना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो देखो भाई, अवकलन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, प्लस माइनस जोड़ घटाओ जैसा। और अवकलन को लिखते कैसे हैं वो देखो, अवकलन को लिखते हैं d/dx। अब तुम्हें याद आ रहा होगा, नहीं सर अपन ने अवकलन को तो ऐसे बोला था dy/dx। सर अवकलन को देखिए यहाँ पे बोला था dy/dx निकालने का तरीका है। लेकिन जिस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस गुना भाग लिखते हैं, उसी तरीके से अवकलन का ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसी को कहते हैं अवकलन का ऑपरेटर। अवकलन का ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। सर इसमें से y कहां गया? अरे भाई जिसमें मुझे परिवर्तन निकालना था ना, उसके पीछे जाके इसको चिपका दूंगा। अभी इसका जो मतलब है ना, देखो dy/dx, इसका मतलब क्या है सुनना, परिवर्तन, सॉरी डैश मतलब खाली जगह, डैश में परिवर्तन का दर y के सापेक्ष, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम है। dy/dx, डैश में परिवर्तन का दर y के सापेक्ष। अब मुझे अगर y में परिवर्तन निकालना है तो मैं यहां देखो कैसे लिखूंगा बेटा, dy/dx। मतलब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर मैं आपको बता रहा था कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये इसको जाके मैंने y के पीछे चिपका दिया। जैसे ही y के पीछे चिपका दिया तो ये y में परिवर्तन बता देगा x के सापेक्ष। हाँ तुम्हें आश्चर्य होगा कि अपने बड़े भाई से या किसी से पूछ लेना जो मेडिकल की तैयारी किया होगा, आज तक वो पता ही नहीं था उसको कि असल में dy/dx कुछ नहीं होता, होता है d/dx और y। इसको चिपकाया है, ये एक ऑलरेडी चिपकाया आता है, चिपका है ये एक फॉर्मेट है, यही एक फॉर्मेट है ये d/dx। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और जिसमें मुझे परिवर्तन निकालना होता है उसके पीछे जाके चिपकाता हूं मैं। तो मैंने y पे चिपकाया है, तो ये बना है बिल्कुल dy/dx। इसका मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, y में डैश में परिवर्तन का दर था, ये वाला देखो ना dy/dx। अब इसमें किस पे चिपका दिया? y में, यहाँ पे y लिख दो, केवल यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? y पुट कर दोगे। देखो ये है ब्रैकेट, यहाँ पे पुट करना है तुम्हें भौतिक राशि। तो देखो इसको क्या लिखोगे,
y में परिवर्तन का दर। x के सापेक्ष। और आपको पता होना चाहिए कि y में परिवर्तन का दर x में परिवर्तन के सापेक्ष जो होता है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, ढाल। तो इसी को ग्राफ का ढाल बोलेंगे किसी एक बिंदु x पर। और इसी को ढाल को अपन tan थीटा से भी लिखते हैं। tan थीटा असल में होता है y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। तो ये टर्म बना। अब मान लो कि ये dy dx ले जाके मैं p पे चिपका देता हूं। अब मेरी मर्जी, p कोई भौतिक राशि है, f पे चिपका दिया तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये ऐसे बन जाएगा df बटा dx। क्या होगा बोल लो तो बेटा, देखो f तो असल में देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ लेके नहीं पढ़ना। देखो ये क्या है, y है तो यहाँ पे y में लिखा, y में, और ये d बाई dx का होता है मतलब परिवर्तन में दर। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, f यहाँ लिखा ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा बेटा, f में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष। पूरी जान लगा के मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अवकलन का फील आ जाए। बस पूरा जान लगा के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अवकलन का फील आए तुम्हें बस। अरे भाई फॉर्मूला तो किताब से भी पढ़ लेगा, किताब रख ले, लेकिन बात जो मैं यहां पे खड़ा होकर करूंगा ना वो किसी जमाने भर की किताब में नहीं मिलेगा। फॉर्मूला तो कहीं से भी पढ़ लेगा, फॉर्मूला पढ़ाने थोड़ी ना आए होगे, महसूस कराने आया हूं कि अवकलन क्या होता है। तो मैं भी जितना जान लगा के कोशिश कर रहा हूं उतनी जान लगा के आप भी समझो। बताओ डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है, एफ में परिवर्तन के दर वाई के सापेक्ष। मिटा दो एफ को, मिटा दे एफ को, टी लिख ले तू, टी बता क्या होगा ये, टी में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। तो समझ आया कि डी बाई डी एक्स होता है असल में डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स वो गणित है जो जिसके पीछे चिपकाऊंगा, किसको चिपकाऊंगा, डी बाई डी एक्स को जाके चिपका दूंगा जिसके पीछे वो उसमें परिवर्तन। अगर मान ले कि कई 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसके बीच में मगर मैं इसको चिपका दूं, बीच में ही चिपकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 के पीछे चिपका दो, बोलो बताओ क्या होगा अब। अरे इसका कोई मतलब नहीं है, हर चीज का कुछ नियम कानून होता है। मान लो 2 संख्या है 5 और उसके बीच में तुम ये चिपकाते हो, जाके इसके बीच में चिपका दिया, रख दिया, तो तुम क्या करते हो, तो इसका मतलब होता है इनको जोड़ दो भाई, जोड़ दो, तो 5 4 9 लिख देते हो। और अगर मान लो इसको हटा दिया मैंने और इसको चिपका दिया, तो इसका एक अपना महत्व है, इसका एक अपना काम है। तुम इसको लिखोगे कि सर 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 ये 1 होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से प्लस माइनस गुना भाग के साथ आप खेलते हो, उसी तरीके से आपको किसके साथ खेलना है, डी बाई डी एक्स के साथ। और इसको जाके जहां चिपकाओगे उसमें परिवर्तन का दर दे देगा इसके साथ। तो लिखो पॉज करके इसको, बढ़िया से लिख लिया क्या, आगे देखो क्या पॉज करके लिखा है ना सब तुमने। पहले पॉज करके ये लिखा होगा, फिर पॉज करके ये लिखा होगा, फिर पॉज करके ये लिखा होगा। अब यहां तक कहानी खत्म है। अब मैं वो शुरू करने वाला हूं जहां से पूरी दुनिया अवकलन पढ़ाना शुरू करती है। भले ही मैंने तो आधा घंटा खराब कर दिया, लेकिन बहुत बढ़िया चीज समझा है, ढंग से समझना। अब आगे देखो, अब मैंने अवकलन के नियम, अरे भाई जोड़ की जरूरत क्यों पड़ी, गुना की जरूरत क्यों पड़ी, वो समझना जरूरी है। अब जोड़ घटाव गुना के नियम होते, उसी तरीके से अवकलन के कुछ नियम होते। सबसे पहला नियम है नियत राशि का अवकलन। शून्य होता है। क्यों होता है वो भी बताऊंगा भाई। देख इधर, अगर मैं पाई देखा सुना है पाई को, छोड़ नहीं सुना तो, डी जी बाई डी टी। अबे रामलाल जी तो देखा सुना होगा, वो जी फॉर जी नहीं, एबीसीडी वाला जी नहीं, ये कैपिटल जी जो है वो गुरुत्वीय नियतांक होता है, जो आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन 9वीं क्लास में पढ़ा है वे, गुरुत्वीय नियतांक। अब बताओ गुरुत्वीय नियतांक में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष कितना होगा, या गुरुत्वीय, अब तुम सरप्राइज मत होना सर ये तो एक्स टी वाई सबके साथ खेल रहे हो, बेटा कंसेप्ट वही है, नाम बदलेगा यार। ये ले डीएक्स लिख देता हूं, तू खुश रह। और दोनों का मतलब सुन अच्छे से, इसको अलग करके पढ़ना और बता। सबसे पहले इसको अलग कर और इसको समझ क्या है ये, जी में परिवर्तन का दर। किसमें, जी में परिवर्तन का दर एक्स के सापेक्ष। इसको दूरी बोल ले, पूरी बोल ले, कुछ भी बोल ले, या स्थिति बोल ले। क्या ये
जी में परिवर्तन का दर, इसको अलग कर, बता क्या ये जी में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष। अब मेरी बात सुनो, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान वो जी नहीं है जिसका मान धरती पे होता है 9.8 और मून पे इससे 6 गुना कम होता है, वो स्मॉल जी होता है, उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये कैपिटल जी है, ये गुरुत्वीय नियतांक है। गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू धरती पर जितना है उतना ही सूर्य पर है, उतना ही चंद्रमा पे है, उतना ही बृहस्पति पे, पूरे स्पेस में हर जगह कैपिटल जी का वैल्यू सेम है। स्मॉल जी का वैल्यू तो हाइट के साथ चेंज होता है, डेप्थ के साथ चेंज होता है, स्मॉल जी नहीं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण नहीं, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, इसकी वैल्यू हर जगह सेम है। और ये कह रहा है कि दूरी में चेंज होने के कारण जी में कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज हो ही नहीं रहा। अरे अवकलन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अवकलन का मतलब क्या होता है? अरे भाई क्या बोल रहा है? जी में परिवर्तन। क्या कैपिटल जी में कभी परिवर्तन होता है दूरी के समय के सापेक्ष? ये कह रहा है आज से 500 साल पहले जो गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू था जितना था आज भी उतना ही, और आज से 5000 साल बाद वही उतना ही होगा। क्या कैपिटल जी में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ? नहीं हो रहा। कैपिटल जी एक नियत भौतिक राशि है, तो जी में परिवर्तन का दर समय के साथ क्या हो जाएगा? 0। ये अवकलन का नियम। किसी भी नियत भौतिक राशि को जब मैं अवकलन करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या आता है बताओ? 0 आता है भाई, 0। ये ले dg by dx बता क्या होगा? ये है क्या हो तो बात की बात है, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। dg by dx की वैल्यू 0 होगा। जैसे अभी बताता हूं, डी पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14 होता है ना, तो ये समय के साथ बदलता है ना ये दूरी के साथ बदलता है। डी पाई बाई dt बता क्या होगा? 0 0 भाई 0। डी 5 बाई dt क्या होगा? 5 डी 5 बाई dx, 5 में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष। अरे 5 होता है भाई, क्या परिवर्तन होगा? डी 5 बाई dx क्या होगा? 0। समझ आ रहा है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और बढ़िया कराता हूं। देख कुछ बच्चे थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और पढ़े लिखे होने में दिक्कत भी होता है कि नेता बनते हो। देख इधर, डी साइन 90 बटा डी थीटा का वैल्यू बताओ। तो भैया हमने तो अवकलन पढ़ा है, साइन थीटा का अवकलन होता है भाई साहब कॉस थीटा। अबे रामलाल, साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा होता है, लेकिन ये है साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है और 1 का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा? 0, क्योंकि एक नियत भौतिक राशि है 0। आधी जनता साहब बेहोश कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अरे मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है मास्टर। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना थीटा के सापेक्ष 0 होता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखता हूँ tan थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा? 0। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं सर। तो रामलाल किताब में जहाँ खत्म होता है ना उससे आगे अपना पढ़ाना शुरू करते हैं। देख क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। tan थीटा होता है p बाई बी, कॉट थीटा होता है b बाई बी, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का गुणक होता है 1 और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से लिखना है। समझ आया कि नहीं है? घबराना नहीं है। अभी सिर्फ बताया मैंने आपको नियत संख्या का अवकलन। कोई भी नियत संख्या का अवकलन क्या हो जाता है? 0। तो इधर देखिए, dc बाई dx बराबर 0 यदि c नियत है ना। ये लिख लेना एक बार और, क्योंकि एक ही अच्छी चीज को 4 बार लिखोगे तो कोई बुराई नहीं भाई। 4 बार लिखने से चीजें रिवाइज होगा, समझ आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, यदि dy बाई dx 0 है तो y 0 होगा, एक स्टेटमेंट है, या y नियत होगा। दोनों में से सही कौन है? अगर किसी चीज का अवकलन 0 आ गया, देखो इधर, यदि dy बाई dx 0 है तो y क्या होगा? y 0 ही होगा, y नियत होगा। तो बच्चा बोलता है सर 0 होगा तभी तो अवकलन 0 हो सकता है ना। बेटा 0 होगा तो अवकलन 0 हो सकता है, 5 होगा तो भी तो अवकलन 0 हो सकता है। देखो बेटा, अगर कोई कहता है कि dy बाई dx 0 तो आप कह सकते हो y 0 होगा, और 5 हुआ तो y 5 नहीं हो सकता क्या? 5 का भी तो अवकलन 0 होता है, तुम्हें कैसे बताइए 0 ही होगा? अरे भाई 10 का भी अवकलन 0 होता है ना, किसी भी नियत संख्या का अवकलन 0 होता है, तो तुम 0 कैसे बोल सकते हो? 0 हो सकता है, होगा नहीं। अरे मेरे लाल, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 5 का अवकलन कर रहा तो क्या है रिजल्ट? 0। तो अगर कहीं यहां लिखा हुआ है dy बाई dx अगर 0 है तो y 5 भी तो भी हो सकता है ना यार।
6 भी तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 0 होगा ये जरूरी नहीं है, ये गलत है, ये सही। हाँ, अगर dy by dx 0 है तो y पक्का नियत होगा, ये तो पक्की बात है। y कैसा होगा? नियत होगा। लेकिन y 0 हो ये जरूरी नहीं है। y नियत होगा, बिल्कुल होगा, y नियत होगा, लेकिन y 0 हो ये जरूरी नहीं है। बेटा 0 हो सकता है, मेरी बात सुन, ये क्लास में पढ़ाता हूं, 4 बच्चे कभी नहीं समझते इस बात को, 96% बच्चे समझ जाते, लेकिन 4% बच्चे कहां से घाम आते समझ ही नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं dy by dx अगर 0 है तो y क्या होगा? तो पक्की बात है कि यहां पे लिखा है कि dc by dx 0 है, तो पक्की बात है c नियत है। तो ये तो कंसेप्ट था कि किसी भी नियत का अवकलन 0 होता है, तो यदि किसी का अवकलन 0 है तो पक्का y क्या होगा? नियत होगा। वो नियत में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ऐसा तो कह सकता है क्या dy by dx अगर 0 है तो y 5 होगा, y 10 होगा, y 0 होगा? नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन y क्या होगा? नियत होगा। तो ये समझना, यहां से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, 0 होगा नहीं, हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो पक्की बात बताना, कुछ अच्छा बताना, तो अच्छा यह है कि जो कुछ भी होगा y क्या होगा? नियत होगा। तो किसी नियत का अवकलन 0 होता है या किसी का अवकलन 0 है तो वह नियत होगा, किसी नियत का अवकलन 0 होता है या किसी का अवकलन 0 हो रहा है तो नियत ही होगा। समझ आएगी बात? बहुत छोटी सी बात, लेकिन समझ क्यों? क्योंकि y का अवकलन का मतलब होता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष। लेकिन अगर y नियत है तो नियत चीज में परिवर्तन कैसे निकालोगे भाई? 5 5 है, उसमें परिवर्तन कैसे निकालोगे? तो किसी भी नियत भौतिक राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अच्छे से लिखो इसको, अब आगे देखो। तो पहला नियम उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। दूसरा, अंक गणित का अवकलन, मतलब अंक गणितीय, थोड़ा सा हिंदी में गलत भी लिखूंगा, फिजिक्स पढ़ाने आया हूं यहाँ पे, तो हिंदी थोड़ा बहुत गलत हो जाए, कोई बात नहीं। अंक गणितीय फलन का अवकलन, अरे वाह, फलन का अवकलन, अंक गणितीय फलन का अवकलन। अंक गणितीय फलन क्या होता है? जैसे x y z, तो x का मान लो x का पावर n का अवकलन करना है, ये dy dx है तेरा मेन अवकलन का ऑपरेटर ये है। मुझे अवकलन करना है x के पावर n पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू x का पावर n, अवकलन तो y का करना है, तो y पे इसको ले जाके y पे चिपका दूंगा, तो ये जाके इधर चिपकेगा तो इधर भी चिपकेगा, तभी तो बात बराबर होगा। चाहे मान लो y पे चिपकाया तो y में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष हो गया, और y का मान क्या है? x का पावर n, तो dx का पावर n बटा dx, ये है अंक गणितीय फलन का फलन। तो असल में मुझे क्या करना है? इसको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो d by dx अलग है, x का पावर n अलग है। अब अवकलन कैसे होता है सुनो, अलजेब्रिक फलन के अवकलन करने का नियम है। अब ये नियम 1.5 पेज का डेरिवेशन के बाद निकल के आता है, मतलब इस नियम का 1.5 पेज का डेरिवेशन है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आप गणित के विद्यार्थी नहीं हो, आपको वो गणित पढ़ना है जिसको फिजिक्स में यूज करना है। तो सिंपल एक फॉर्मूला इसका कि किसी भी वेरिएबल का घात n दिया हुआ है तो घात बाहर आ जाता है अवकलन करने के बाद, तो n बाहर आ जाएगा, इनटू जो असल में उसका घात है वो 1 से कम हो जाएगा, x का पावर n माइनस। ये है अंक गणितीय फलन का अवकलन। क्या है भाई? ये अंक गणितीय फलन का अवकलन। क्लियर है? अब एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल क्या साहब? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन करके दिखाओ। तो आओ दिखाते हैं, dy बाई डी एक्स, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा अब आपको। y के जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये तो होगा। अरे y में अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यही लिखोगे ना, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हो जाके y में चिपका दो। अब y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो। अब सुनो क्या कहता है, देखो x dx बटा dx, देखो dx बटा dx, n की जगह पे क्या है? 2, मतलब इसका घात 2 है। तो अवकलन करते हैं तो घात बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया। ये कहाँ संभव होगा? सिर्फ अंक गणितीय फलन में 2 बाहर आएगा, ठीक है, इंटू एक्स, और जो इसका घात था कितना था? वो 2 था भाई, n की वैल्यू देखने यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो किसी भी संख्या का घात 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सिंपल लिख सकते हो, 2x का पावर 1 लिखो या सिंपल 2x लिखो। तो बताओ एक्स स्क्वायर, ये देखो 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 क्या है ये? एक्स स्क्वायर, देख भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x। देखो ना डी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x। चिंता मत करो बेटा, थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। जैसे जोड़ घटाव गुना भाग सीख गए थे, ये भी गणित सीख जाओगे। चलो इधर देखो, मान लो y बराबर x का पावर 4 है,
बताओ अवकलन क्या होगा, अब आराम से कर सकते हो dy बाई dx। बोलो y की जगह पे क्या रखूंगा, x का पावर 4, तो लिखूंगा dx का पावर 4 बटा dx, 4 बाहर आ जाएगा, x का पावर 4 में से 1 घटाओगे क्या होगा 3, ये तो x के पावर 4 का अवकलन होगा 4x क्यूब। क्लियर है क्या? आगे देखिए, अगर y बराबर मैं लिखता हूं रूट एक्स का मतलब आप समझते होंगे x का पावर हाफ, अवकलन करूंगा dx का पावर हाफ मतलब रूट एक्स बटा dx, तो क्या कैसे अवकलन होता है, घात बाहर आ जाएगा, ठीक, तो घात बाहर आ जाएगा हाफ, x का पावर हाफ माइनस 1। अब बताओ आधे में से 1 घटाओगे तो माइनस 1/2 आएगा, यहां लिखोगे बेटा x का पावर माइनस 1/2 बटा 2। अब एक बात बताना, x का पावर माइनस 1/2 तो नीचे लाओगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब रूट एक्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। तो देख भाई अच्छे से, ये क्या था, x का पावर हाफ का मतलब ये रूट एक्स था, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2, इसको रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, तो पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। आगे देखिए, y इज इक्वल टू 1/x का अवकलन करना है, तो जब भी 1/x लिखा हो तो इसका मतलब होता है x का पावर ऊपर ले जाएंगे -1, क्योंकि x है तो x का पावर 1 होगा बाय डिफॉल्ट, ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव होगा, या ऊपर पावर निगेटिव है नीचे लाते तो पावर पॉजिटिव हो जाए, बेसिक गणित है। तो बताओ dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx होगा dx का पावर -1 बटा dx, -1 बाहर निकलेगा, बिल्कुल आएगा -1 बाहर, पावर बाहर चला जाता है, और जो भी पावर होता है उसको 1 से घटा देते हैं, तो x का पावर -1 तो क्या होगा -2, इसको नीचे ले आओगे बेटा, तो इसको लिख सकते हो -1 बटा x²। ये हो गया अवकलन y इज इक्वल टू 1/x का, y इज इक्वल टू 1/x का अवकलन है -1/x²। चलो भाई ठीक है, अगर लिखता हूं मैं y इज इक्वल टू x का पावर -2, अब इसका अवकलन करना है, बेटा घबराना नहीं है, dx का पावर -2 बटा dx, ये लिखोगे भाई, अच्छा x का पावर -2 को 1/x² भी लिख सकते हैं, इसी को लिखा होगा 1/x² लिखो या x का पावर -2 लिखो, एक ही बात है, -2 बाहर आएगा, जो भी x का घात होता है, अभी सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ, जो भी x का घात होता है वो बाहर आता है, इनटू x का पावर घात में से 1 घटा देते हैं, तो माइनस में था घात इसलिए -2 -1 क्या होगा -3, इसको लिखेंगे -2, x का पावर -3 नीचे जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू अगर 1/x² है तो उसका अवकलन होता है -2/x²। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजें अगर आपको रफ्तार में सीखनी है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए देखिए, y इज इक्वल टू 1/√x लिखा है, इसका मतलब x का पावर -1/2, तो dy बाई dx क्या होगा, ये होगा d 1/√x बटा dx, और 1/√x का मतलब समझते हैं ना, x का पावर -1/2, तो ये -1/2 बाहर आएगा, देखो -1/2 बाहर आएगा, x का पावर -1/2 -1, अरे -1/2 -1 तो -3/2 होगा, तो यह आएगा अवकलन आपका dy बाई dx इज इक्वल टू -1/2, भाई 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 ये माइनस है, नीचे 2 है तो 2x का पावर 3/2। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट पॉज करके लिखिए इसको अच्छे से, फिनिश। y इज इक्वल टू, एकदम सिंपल बातें पहले सिखाऊंगा फिर अच्छी बातें सिखाऊंगा, y इज इक्वल टू x का पावर 3/2, इसका अवकलन करना है, तो dx का पावर 3/2 बटा dx, मतलब y की जगह पे x टू द पावर 3/2 रखेंगे, जो पावर होगा, सॉरी आई एम सॉरी 3/2, जो पावर होगा वो बाहर चला आएगा 3/2, और x टू द पावर 3/2 -1 घटाओगे तो एज इट इज 3/2 रहेगा। अब बताना सोच के, 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, तो x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ का मतलब क्या हो गया 3/2 रूट x। प्रैक्टिस बेटा, मैंने खुद ही 8 सवाल 10 सवाल करा दिए, 20 आपको और करना है प्रैक्टिस के लिए। देखिए y इज इक्वल टू x का पावर 5, बताओ dy बाई dx क्या होगा, बड़ा आसान हो गया यार, ये होगा 5x4। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, सीधा लिख लिया आंसर, कैसे, मुझे पता है कि x का पावर जो होगा ना डिफरेंशिएशन के बाद बाहर आएगा, तो 5 है तो 5 बाहर आएगा, और खुद का पावर जो भी था 5 था, जो बाहर लिखा है मैंने 5, वो 1 से घट जाएगा, तो 5 में से क्या होगा 4 होगा। मान लिया ऐसा है y इज इक्वल टू x का पावर 17, मुझे अवकलन करना है dy बाई dx, तो ये होगा 17x का पावर 16। क्लियर है क्या? इसको ढंग से लिखिए,